Hello students, we are seeing chemistry. Chapter number 3, that is periodic classification of elements. Okay, we are seeing periodic classification of elements. This is also referred as periodic टेबल. ओके, इस चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाई देयर इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों है? अगर हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं किया तो काम बनेगा क्या? दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर टुडे. तो सबसे पहली बात इसके लिए हमें देखने पड़ेंगे कि टोटल एलिमेंट्स हमें आज तक कितने नोन हैं. ठीक है, कितने एलिमेंट्स नोन हैं? हमें पता है टोटल 115 एलिमेंट्स. हाउ मेनी? 115. देयर आर टोटल और द वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली. ये क्या है? कई बुक्स में आपको वेरिएबल मिलेगी क्योंकि जो है मतलब एलिमेंट्स अभी भी जो है नए एलिमेंट्स साइंटिस्ट लैब में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना. सो देयर आर टोटल 115 एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड. देयर आर टोटल 117 एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड. ओके, out of them total 92 elements are found in nature and other elements are man-made. नेचर में हमें कितने एलिमेंट्स मिलते हैं? टोटल 92 एलिमेंट्स हमें नेचर में मिलते हैं, बराबर है ना. और बाकी के एलिमेंट्स क्या है? मैन मेड है. मतलब इंसानों ने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किए हैं? इनको लैब में इन्वेंट किया है. तो दैट इज़ वाई टोटल 115 एलिमेंट्स हमारे पास हैं. अब हर एलिमेंट की अगर आप स्टडी करोगे, इंडिविजुअल स्टडी, मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, बराबर है. उसके बाद में उसकी सारी केमिकल रिएक्शंस क्या है ना. ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा. कार्बन के साथ में रिएक्शन होती है क्या, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होती है क्या. ऐसे इंडिविजुअल हर एलिमेंट की स्टडी अगर आप करोगे तो ये प्रोसेस कैसी बनती जाती है? द प्रोसेस इज डिफिकल्ट एंड मोर टाइम कंज्यूमिंग. ओके, और हमें ये भी दिखता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके प्रॉपर्टीज सेम है ना. तो ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप करके अगर हम ग्रुप वाइज उनकी स्टडी करेंगे तो स्टडी करना हमें कैसे जाएगा? ईजी जाएगा, है ना. फॉर दैट पर्पज इन ऑर्डर टू स्टडी all these elements individual. In order to study all these elements, individual study of elements become difficult as well as time consuming. ठीक है, ये जो मेथड है, ये मेथड कैसे है? डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है. इसमें आपका समय कैसे जाएगा? ज़्यादा जाएगा. फॉर दैट पर्पज सो फॉर सिंप्लिसिटी वी classify elements of similar characteristics. एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं या सिमिलर प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं. सो फॉर सिंप्लिसिटी वी क्लासिफाई एलिमेंट्स. एक मिनट. हाँ, For this purpose, we classify elements of similar characteristics
into same group and different characteristics into different group. ओके इससे क्या होगा, अगर आपने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एलिमेंट्स को अगर आपने एक ग्रुप में डाले तो आप उनका स्टडी क्या कर सकते हो, डिटेल में कर सकते हो, कम समय में कर सकते हो, इजीली कर सकते हो. ठीक है. सो दिस प्रोसेस ऑफ grouping elements according to their characteristics, according to their physical and chemical properties, the process is called as classification of element. Okay, so that is why classification is necessary. Why? To make study easy and in less time. Okay, so now we will write what is classification. Definition: what is classification? What is the meaning of classification? Let us see. What is classification? Grouping or dividing elements according to their properties. Grouping or dividing elements according to their properties means which properties? Similar as well as different properties is called classification of elements. जैसे हमने एनिमल्स और प्लांट्स को किया था, याद है बायोलॉजी में, इन द सेम मैनर अगर आप एलिमेंट्स का करते हो, एलिमेंट्स को अगर आप उनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, सिमिलर और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अगर आप उनको दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके, दो मतलब मल्टीपल अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके अगर आप उसका स्टडी करते हो तो स्टडी कैसे बन जाता है, ईजी बन जाता है. दैट मेथड इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, सो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. अभी देखो ये जो है क्लासिफिकेशन की प्रोसेस है. एक दिन में तो किसी को सपना नहीं गिरा होगा कि इतने एलिमेंट्स है, इसको ऐसे ऐसे डिवाइड करते. और जब केमिस्ट्री की इनिशियल पीरियड में डेवलपमेंट हो रही थी, वैसे नए नए एलिमेंट्स कैसे आ रहे थे लोगों ने डिस्कवर किए. मतलब पहले इतने सारे एलिमेंट्स लोगों को पता ही नहीं थे, टोटल 115. ठीक है ना. तो ये एलिमेंट्स जैसे जैसे डिस्कवर होना शुरू हुआ, वैसे वैसे क्लासिफिकेशन की प्रोसेस क्या बढ़ी आगे बढ़ी. तो हम इसकी पहले पढ़ने वाले हैं थोड़ी सी हिस्ट्री. मतलब पीरियोडिक टेबल देखने से पहले हमें थोड़ी सी क्या कंसिडर करनी है कि उससे पहले किस किस साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन की प्रोसेस की स्टडी की. दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. सी what is the name of the topic? Important attempts of classification of elements. कौन कौन से साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, दैट वी आर गोइंग टू से नाउ. ओके, दैट वी आर गोइंग टू से नाउ. इसमें सबसे पहला नंबर आता है डोबेराइनर्स ट्राइड्स. ओके, अभी डोबेराइनर ने ट्राइड्स ढूंढ के निकाले थे. मतलब जो ईयर था जब इसने ये स्टेट किया वो था 1829. ये ईयर देख लो. आपको ये भी अलग अलग बुक्स में क्या आएगा, ईयर अलग अलग दिया होगा. तो आपके टेक्स्ट बुक में जो ईयर आपको मेंशन किया है ना, वो यहाँ पे आपको कंसिडर करना है. ठीक है. ओके, सो व्हाट इज इट? इट इज डोबेराइनर्स ट्राइड. सबसे पहला अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन का किया था डोबेराइनर ने. ठीक है, क्या किया था इसने? देखो यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रखो कि एट द टाइम ऑफ डोबेराइनर 30+ एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड बोलो कि तब तक के नोन कितने एलिमेंट्स थे. लोगों को ऐसे लगता था कि दुनिया में एलिमेंट कितने होते थे, सिर्फ 30 या 31, 32 एलिमेंट्स होते थे. ऐसे लोगों का उस समय क्या था, मानना था. ठीक है. और दूसरी चीज, ट्राइड का मतलब क्या? ट्राइड का मतलब होता है 3. ट्राइड वर्ड इज रिलेटेड विथ व्हाट? इट इज रिलेटेड विथ 3. 3 वर्ड से रिलेटेड है
ट्राइड। ठीक है, अभी देखते हैं डोबेराइनर ने क्या किया। देखो, अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर, when elements are arranged in increasing order of their atomic mass, when elements are arranged according to their atomic mass or increasing order of atomic mass in a group of 3 elements, in a group of 3 मतलब tried elements, then the atomic mass of the middle element, atomic mass of middle element is the average of atomic mass of first and third element। फिर से पढ़ते हैं। When elements are arranged in increasing order of their atomic masses in a group of 3 elements, then the atomic mass of middle element is the average of, average को arithmetic mean भी बोला जाता है, is the average of atomic mass of first and third element। डोबेराइनर ने क्या किया, डोबेराइनर ने जितने एलिमेंट्स तब नोन थे उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में डिवाइड किया, और ये ग्रुप उसने कैसे बनाया, इस ग्रुप बनाया एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन सी, एटॉमिक मास मतलब क्या, एटॉमिक मास मतलब क्या, एटॉमिक मास मतलब इसे हम बोलेंगे मास ऑफ एटम। कैसे निकालते हैं, एटम अगर आप कंसिडर करते हो, एटम में 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, बराबर है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टुगेदर बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल जो सराउंडिंग में एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, बराबर। इलेक्ट्रॉन्स आर, देयर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी निग्लिजिबल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस जो है वो नियर अबाउट सेम होते हैं, और इन दोनों का मास जो नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब क्या, एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ क्या, न्यूट्रॉन्स। ये ध्यान में रखना। हाँ, एटॉमिक मास मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमें पता होना चाहिए। हमने ये जो फर्स्ट लेसन देखा था केमिस्ट्री का, उसमें हमने ये क्या किया है, स्टडी भी किया है। ठीक है, एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अभी इसने क्या किया, डोबेराइनर ने उसके समय पे जितने भी एलिमेंट्स थे उनको उसने क्या किया, अरेंज किया एटॉमिक मास के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, और इसने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बचे हुए फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास की क्या होती है, एवरेज होता है, एवरेज या अरिथमेटिक मीन। मैं इसको और करके ऐसे भी लिख सकती हूँ, और दी अरिथमेटिक मीन, एक मिनट, हाँ, दी अरिथमेटिक मीन of atomic mass of first and third element, the arithmetic mean of atomic mass of first and third element is equal to the atomic mass of central
एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ व्हाट सेंट्रल एलिमेंट। ये जो है ये है डोबेराइनर-स्ट्राइड का स्टेटमेंट क्या है? द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। ठीक है, ये है डोबेराइनर-स्ट्राइड। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि डोबेराइनर-स्ट्राइड जो है वो किस एग्जांपल्स के लिए उसने सर्च किया था, वो हम क्या करेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। सी एग्जाम्पल नंबर 1, उसका पहला एग्जाम्पल जो है वो है लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोबेराइनर्स ट्राइड। व्हाट इज दिस? दिस इज डोबेराइनर्स ट्राइड। इसमें इसका एटॉमिक मास लिखो। एटॉमिक मास लिथियम का कितना है? 7 है, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। ये लर्न होना चाहिए। एटॉमिक मास कुछ लिमिटेड नंबर से आपको पहले 20 नंबर्स जो है उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस आपके कैसे होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। ठीक है, लिथियम जो है उसका एटॉमिक मास है 7, सोडियम का है 23, पोटेशियम का कितना है 39। तो निकालो, तो एवरेज निकालो। एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम कितना आएगा? एवरेज मतलब सम ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। 7 + 39 कितना होता है? 46, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको कितना मिलता है? 23। क्या मिला? इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। मिला ना, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ये जो एग्जांपल है लिथियम सोडियम पोटेशियम इज एन एग्जांपल ऑफ डोबेराइनर-स्ट्राइड, जिसके लिए डोबेराइनर-स्ट्राइड का जो रूल है वो क्या होता है? अप्लाई होता है। बराबर। अरिथमेटिक सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, अरिथमेटिक सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना है। आपको टोटल 3 एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना है। सेकेंड कौन सा है? देखो, कैल्शियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो 40, 87.6 और थर्ड कौन सा है? 137। ये है इनके एटॉमिक मासेस। क्या है? एटॉमिक मासेस। ठीक है, फिर से देखते हैं। कैल्शियम और बेरियम का सम लेते हैं। एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम क्या मिलेगा? 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2 करो तो 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? ये नंबर इक्वल टू 177 डिवाइडेड बाय 2। 177 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना आया? 88.5। ठीक है, 88.5। अभी देखो यहाँ पे 88.5 मिला और यहाँ पे मिला 87.6। अगर आप लॉजिकली देखो तो मतलब वैल्यूज़ में डिफरेंस कितने का है? कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है ना। अप्रोक्सीमेटली अगर आप कंसिडर करें तो दीज 2 वैल्यूज़ क्या है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल। जैसे आपको पहले केस में एग्जैक्ट इक्वल वैल्यूज मिली थी ना, पहला जो एग्जाम्पल था उसमें एग्जैक्ट आपको मिडल नंबर मिला था, सोडियम का एटॉमिक मास एग्जैक्ट मिला था। यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में भी ये मास कैसे है? एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, और बहुत लिमिटेड है। डोबेराइनर-स्ट्राइड जो हमें पता है ना वो लिमिटेड है। आपको सिर्फ 3 ही देखने हैं। पहला था लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, तीसरा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बस 3 आपको क्या करने हैं? ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अभी अगर आप कंसिडर करो तो ये सिर्फ एक ही केस ऐसी है। कौन सी? लिथियम सोडियम पोटेशियम की सिर्फ एक ही केस है। लिथियम सोडियम पोटेशियम की एक ही ऐसी केस है जिसमें आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता है। बाकी के जितने भी हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे ना, मतलब हमें 3 ही है। कितने ग्रुप्स मिले हैं पता है? डोबेराइनर्स को कितने ग्रुप्स मिले थे? उसके 30 एलिमेंट्स में सिर्फ 3 ग्रुप्स मिले थे और उसके भरोसे पे उसने क्या किया था? लॉ स्टेट किया था। लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि फर्स्ट थिंग तो ये है कि डोबेराइनर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ट्राइड टू डू क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. व्हाट इज द यूज ऑफ डोबेराइनर्स थ्योरी? तो पहला तो ये है कि डोबेराइनर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने क्या किया था, क्लासिफिकेशन करने के लिए साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया था. लेकिन उसको सिर्फ 3 ही ट्रायड्स मिले. कितने ट्रायड्स मिले उसको? ही गॉट ओनली 3 ट्रायड्स. तो इसकी वजह से वो थ्योरी ज़्यादा ये नहीं हुई, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की. लेकिन सबसे पहला अटेम्प्ट किसने किया था? डोबेराइनर ने किया था. तीनों एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना. तीसरे के एटॉमिक नंबर, मास नंबर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट एग्जाम्पल ध्यान में रखो. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है. अभी यहाँ पे हम एक नोट लेंगे. देखो नोट, डोबेराइनर्स ट्रायड्स work for above 3 triads only. 3 ही triads मिले. Dobereiner's triads work for above 3 triads only. In other cases we do not get expected result. In other cases we do not get expected result. So this theory was discarded. लोगों ने क्या किया? इस थ्योरी को कैंसिल किया. क्यों? क्योंकि बाकी के एग्जाम्पल्स उनको मिले ही नहीं, सिर्फ 3 मिले, और 3 चीज़ों के ऊपर थ्योरी नहीं बन सकती ना. ओके. अभी हम क्या करते हैं, दूसरा अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन का कौन सा था उसके बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है. ओके, सी द सेकेंड अटेम्प्ट वॉज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अभी न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो किसके? डोबेराइनर के बाद में आया. ये आया 1866 में. ठीक है. और पहली बात यहाँ पे भी हम ध्यान में रखेंगे कि एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड नोन एलिमेंट्स वेर 56. नोन एलिमेंट्स, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो डिस्कवर होते गए वो बढ़ते गए. डोबेराइनर के समय पे कितने थे? ओनली 30+ थे, है ना. अभी वो बढ़ के कितने हुए? नियर अबाउट 56 हुए. ठीक है. और दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखो कि ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? ऑक्टेव का मतलब होता है 8. ऑक्टेव का मतलब 8. ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज ऑक्टेव. अब इसने क्या किया? न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किए 8 के ग्रुप में. जितने अभी जब न्यूलैंड डिस्कवरी कर रहा था तब कितने एलिमेंट्स नोन थे? 56 एलिमेंट्स नोन थे. न्यूलैंड ने क्या किया? ये 56 एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया. कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जिसका मास कम है वो सबसे पहले, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, ऐसे उसने 56 को अरेंज किया. ही ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट the properties of first element matches with the properties of 8 elements. जितने भी एलिमेंट्स उसको पता थे उसने क्या किए? किस वे में अरेंज किए? उसने अरेंज किए. अभी मैं एलिमेंट्स के नाम नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि वो हम आगे देखेंगे. लेकिन सपोज उसने एलिमेंट्स लिखे, पहला A, दूसरा B, तीसरा C. एलिमेंट नहीं है ये. चौथा D, पांचवा E. उल्टे पुल्टे कर रही हूँ मैं. F, G और H जो था, H मतलब जो 8 नंबर का एलिमेंट था ना, उसने ऑब्जर्व किया, उसके प्रॉपर्टीज मिलते हैं पहले एलिमेंट से. G के बाद में H यहाँ पे आएगा. ठीक है. I, J, K. A से 8वां एलिमेंट है H, तो A की प्रॉपर्टीज मिलती है H के प्रॉपर्टीज से. B से 8वां एलिमेंट कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
बी को पकड़ के करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बी की प्रॉपर्टी किससे मिलती है, आई से मिलती है, ठीक है। सी से 1 2 3 4 5 6 7 8, सी की प्रॉपर्टी कैसे मिलती है, जे से मिलती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से उसने क्या बोला कि हर एलिमेंट के प्रॉपर्टी उसके 8 नंबर के एलिमेंट से क्या होती है, मैच होती है, ठीक है। तो ये जो लॉ था, इस लॉ को बोला जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या बोला जाता है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसका स्टेटमेंट लिखेंगे हम, देखो न्यूलैंड ने क्या स्टेट किया, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स इफ एलिमेंट्स are arranged, if elements are arranged in increasing order of their atomic masses, if elements are arranged in increasing order of their atomic masses, comma, then properties of every eighth element was found to be similar to its respective first वन, ठीक है। क्या मिला न्यूलैंड को, इफ एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एथ एलिमेंट वाज so this is Newland's law of octaves. According to Newland, if elements are arranged in increasing order of their atomic masses, then properties of every eighth element was found to be similar to its respective first one. हर eighth element के properties क्या होते हैं, first element के properties के साथ में मैच होते हैं। ये था न्यूलैंड्स का लॉ। लेकिन ये भी एक लिमिट तक ही क्या हुआ, वैलिडेट हुआ। क्यों, क्योंकि तब तक सारे एलिमेंट्स पता ही नहीं चले थे ना। ओनली 56 एलिमेंट्स वेर नोन एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसने पूरा क्लासिफिकेशन किया नहीं था। जैसे जैसे एलिमेंट्स नए नए ऐड हुए न्यूलैंड के लॉज ऑफ एक्टिव में, उनको जगह ही नहीं थी, ठीक है। उसने मतलब ये इमेजिन ही नहीं किया कि 56 के बाद 57 नंबर का एलिमेंट ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो ये तो उसका पहला लिमिटेशन था, ठीक है। कौन से थे देखते हैं, लिखते हैं अपन, लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव। नंबर 1, दिस लॉ was not applicable after कैल्शियम। हमने पहले लेसन में देखा था कि कैल्शियम ये 20 नंबर का एलिमेंट है आपका, बराबर है। और ये लॉ के हिसाब से आपको एक्यूरेट रिजल्ट कहाँ तक मिलते हैं पता है, सिर्फ कैल्शियम तक मिलते हैं। कैल्शियम के आगे प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती, जैसे न्यूलैंड का कहना है ना, उस हिसाब से प्रॉपर्टीज कैल्शियम के आगे मैच होती है क्या, नहीं होती है। सो दिस वाज इट्स फर्स्ट ड्रॉबैक और लिमिटेशन। सेकंड वाज न्यूलैंड्स सेज दैट देयर आर only 56 elements and no new element can be discovered। उसके ही मर्जी के हिसाब से सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही नेचर में एग्जिस्ट होते हैं, उससे नए एलिमेंट्स कभी मिलेंगे ही नहीं। तो ये तो उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि एलिमेंट्स उसके बाद में भी क्या हुए डिस्कवर हुए। और थर्ड, dissimilar elements were kept in same slot and similar elements were kept in different slot।
मतलब उसने जो अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की, उस हिसाब से क्या हुआ, कई जगह पे ऐसे हुआ कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन वो एक ग्रुप में नहीं है, वो अलग अलग ग्रुप में, और जो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज सेम नहीं है वो उसने क्या किया, एक ग्रुप के अंदर मेंशन किया। तो ये उसके क्या थे, ड्रॉबैक्स थे, और ड्रॉबैक्स की वजह से डेफिनेटली वो थ्योरी भी क्या हो गई, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद में थर्ड डिस्कवरी कौन सी थी, किसने की, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।